हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो देखिए, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मंडे है। आज नया सप्ताह पूरा आपका शुरू हो रहा है। आपके पास पूरा सप्ताह है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। तो अभी तक जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाइए। आज से अपना पूरा नई स्टार्ट लीजिए। आप आज से अपने टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए और जो भी हो रहा है होने दीजिए। आसपास जो भी घटना है उसको छोड़ दीजिए। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। देखिए, आप किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप जान दे दीजिए, वो आदमी तब तक आपके पीछे नहीं भागेगा और तब तक आपकी इज्जत नहीं करेगा जब तक कि आप कामयाब नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में ही आपको नजर आएंगे कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो दुनिया आपकी है, चाहे वो आपके फैमिली वाले हुए, चाहे फ्रेंड्स हुए, चाहे कोई और हुआ। तो अगर आपको चाहिए कि सारे लोग आपके साथ रहें, सारे लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सक्सेस हो, आप कामयाब बने। चाहे वो अपने लिए, चाहे किसी और के लिए, चाहे जैसे मन वैसे, चाहे कुछ भी करिए। अगर आप कामयाब है तभी दुनिया आपकी, वरना अपने माँ बाप भी, अपने भाई बहन भी, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। एक टाइम के बाद ये चीज आप खुद फील करेंगे। तो इससे पहले कि कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाए, कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, कोई आपको कुछ कहे, इससे पहले आप कामयाब होकर के दिखा दीजिए, लोगों का मुंह बंद कर दीजिए। और आज मंडे, तो आज से ही अपना दिन पूरा अच्छे से लेकर के चलिए। जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़ दीजिए। अब जो सामने उसको देखिए। और आज रात में सोने से पहले आप अपने अगले दिन का टारगेट डिसाइड कर लीजिए। यानी अगर मान लीजिए आपको 18 जुलाई का टारगेट डिसाइड करना है कि 18 जुलाई को मुझे क्या करना है, तो आज ही रात में सोने जब जाए आप बिस्तर पे, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए ताकि जब सुबह उठे आप, तो आपको ये पता हो कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है, कैसे लेकर के चलना है। इस तरीके से आप अपनी चीज को लेकर के चल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव करने में आपको आसानी होगी। अगर आपका टारगेट डिसाइड रहेगा पहले से, तो आप सुबह उठेंगे, अपना उस हिसाब से काम करेंगे और उसको अचीव करने में लगा देंगे। लेकिन जब आपका टारगेट ही डिसाइड नहीं रहेगा, तो आधा दिन तो ये सोचने में चला जाएगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आज कौन सा टॉपिक लेके चलें, क्या करें क्या ना करें। तो ये सारी चीजें आपके लिए दिक्कत करेंगे। इसलिए सुबह उठे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है। आइए डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसके बारे में। तभी जो दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, आप सभी को पता ही होगा कि न्यूज में बना हुआ लगातार क्या हालत बनी है दिल्ली में। यहाँ पे गाड़ियां, घर सारे डूब रहे हैं। लोग भी आप देख सकते हैं कैसे बुरी हालत बन गई है। तो ये सिर्फ दिल्ली की बात तो है नहीं, आप देखेंगे आए दिन कहीं ना कहीं बाढ़ आए रहते हैं और फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये मुद्दा क्या है, कैसे है। तो इसके बारे में हम देखेंगे और ये आपके सिलेबस में, आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे शहरीकरण, उसकी समस्याएं, उसका प्रभाव और उस निपटने की रणनीति, ये सारे टॉपिक दिए गए यहाँ पे सिलेबस में। पर आप सिलेबस तो देखेंगे नहीं, आप बिना सिलेबस देखे यूपीएससी निकालेंगे, इतिहास रचेंगे। इसी वजह से छह छह साल, 8 8 साल आप लोग तैयारी करते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता है। जब आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के सुन लीजिए, सबसे पहले क्या बोलता है कि आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू देखना। और ये दोनों हम लोग करते नहीं है। लगता है कौन जाए यार, मुझे तो सिलेबस याद है, ये है वो है। तो आप सबसे पहले सिलेबस पे फोकस करिए। सिलेबस जब आप देखेंगे तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है, यहाँ पे अब सिलेबस में दिया हुआ सीधा सीधा शहरीकरण और उसकी समस्या, लेकिन आप देखेंगे नहीं। फिर आपके मन में आएगा यार कहाँ, ये कौन सा टॉपिक है, कैसे बात की जा रही है, कौन से आर्टिकल में ये कवर होगा। तो ये सारी चीज आपके दिमाग में चलती रहेंगे। जब आप सिलेबस देखो तो आपको क्लियर रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज ये भी उसी के बारे में है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि दिल्ली में जो समस्या हुई है क्यों हुई है, क्या प्रॉब्लम है, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो यमुना का बढ़ता जल स्तर है, यानी यमुना जी जो है उसमें, उसके जल स्तर में वृद्धि हुई है। जल स्तर बढ़ेगा तो ये समस्या क्यों है, जल स्तर क्यों बढ़ा है। तो उसका पहला कारण बताया जा रहा है कि ऊपरी राज्यों में हाल ही में भारी वर्षा हुई है। अब ऊपरी राज्यों से क्या मतलब, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका न्यू दिल्ली, इसके ऊपर क्या उत्तराखंड, यहाँ पे क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अब ये सारे राज्य इसके ऊपर पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो भारी वर्षा हो रही है, आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके की कंडीशन बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ आई हुई है, वहां पे भी दिक्कत हो रही है। तो वहां से पानी बह रहा है, फिर वो कहाँ पे आ गया, इसी तरफ ही आएगा। उसके अलावा क्या हुआ, हरियाणा ने अभी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया, वो भी सब कहाँ पे गया, दिल्ली में ही गया। और हरियाणा ने जो पानी छोड़ा वो भी अनियंत्रित तरीके से छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि कंट्रोल वे में छोड़ा गया हो। बस उसने अपने आप को बचाने के लिए पूरा का पूरा पानी ऐसे ही छोड़ दिया। फिर वो सब कहाँ गया, वो सब गया दिल्ली में। अब दिल्ली में इतनी व्यवस्था थी नहीं, लोग इतने तैयार नहीं थे, तो वहां पे जाके दिल्ली में दिक्कत हो गई। आप यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, हथनीकुंड बैराज कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। अब ये चीज तो कहने के लिए लिख दी गई, लेकिन आप खुद से सोच के देखिए ना कि इसका और कारण क्या हो सकता है। इसका कारण ये है कि जो पानी बहने की व्यवस्था है, पानी निकास की व्यवस्था, वो सही नहीं है। उसके अलावा सड़कें जो है वो सही नहीं है। उसके अलावा क्या समस्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे कंजस्टेड रोड बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो लोग भागने में भी उनको तकलीफ होती है। और दोनों तरफ रोड के, आप देखेंगे अक्सर ये चीज आपने नोटिस की होगी अपने आसपास भी, कि रोड के दोनों तरफ क्या करते हैं लोग, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं।
अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई, कोई आ जाए तो वो भी दिक्कत हो, कभी एम्बुलेंस आई, कभी फायर सर्विस वाले आए तो उनको भी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से बचाने में भी जो राहत अभियान चलाया जाता है उसमें भी दिक्कत होती है लोगों को। उसके अलावा यहाँ पे तो एक कहने के लेके दिल्ली में पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, या उसके अलावा निचले इलाकों में बाढ़ आ गई तो लोग प्रभावित। तो आप सोच के देखिए, अब जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, पशुओं को हानि होती है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस पशु पे भी असर पड़ता है, उनकी भी जान जाती है, उन्हें भी समस्या होती है। उसके अलावा इंसान की भी जान जाती है, उनके खाने पीने की दिक्कत, उनके रोजगार की दिक्कत, उनके आवाजाही की दिक्कत, इस तरीके से उनके स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जब जल इकट्ठा होता है तो आप सभी को पता है मच्छर जनित कई सारी बीमारियां वहां पे फैलती हैं, जैसे क्या होगा मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जा रही हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगे एक बाढ़ की वजह से। यहाँ पे तो सिर्फ 2 पॉइंट आपके दिखाने के लिए लिख दिया गया है, लेकिन बाकी सारी चीजें आप लोग खुद से कनेक्ट करिए कि यहाँ पे क्या क्या और समस्या हो सकती है। देखिए, आंसर राइटिंग हो या इंटरव्यू या इससे हो, आपको इसी तरीके से लेकर के चलना है। कोई आपको एक पॉइंट दे तो उससे आप जुड़िए कि और क्या क्या हो सकता है, अपना दिमाग खुद से लगाइए कि मैं सोचूं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो वो सारी चीजें आप ही को देखनी है। यहाँ पे ये सारी चीजें इसी तरीके से कनेक्ट करके आंसर राइटिंग लिखनी है, जिससे आपका नंबर बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हालत क्या है कि यहाँ पे कितना ज्यादा पानी बढ़ गया है, उसका लेवल कितना ज्यादा हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों की हालत देख सकते हैं, किस तरीके से लोग पानी में डूब के आ जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब ने क्या पकड़ा हुआ है, नहीं तो ये भी बह जाएंगे पानी के साथ। तो आप ये सारी समस्याएं, यानी कहीं पे भी बाढ़ आती है, कोई भी समस्या होती है इस तरीके की, तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उनके खाने पीने की भी दिक्कत होती है, बेसिक नीड्स की दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए जैसे में किसी का प्रेग्नेंट हो कोई औरत, अब उसको लेकर के जाना, तो आप सोचिए कितनी सारी समस्याएं उसको उसका सामना करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम उसके सामने आएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी सीवियर कंडीशन बनी हुई है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर जल इकट्ठा होगा, जल एक जगह रुकेगा तो उसकी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, उससे संभावित समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे उस बात के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, तो बाढ़ में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है कि आप पानी रोक करके रखें तो आज नहीं तो कल बहेगा ही, जब बहेगा तो फिर जाहिर सी बात है बाढ़ आएगी। उसके अलावा क्या, तो उसके अलावा बुनियादी ढांचे को नुकसान। अब यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है, जैसे रोड हो गई, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गया, वहां पे पानी भर जाएगा। या उसके अलावा रोड पे जब पानी भरता है तो रोड उखड़ने लग जाती है, आप देखे होंगे पूरा गड्ढा बन जाता है रोड पे, इतना बड़ा बड़ा इस तरीके से गड्ढे बन जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं भी होंगी। उसके अलावा निवासियों का विस्थापन। अब जो भी लोग यहाँ पे थे अब वो भाग के या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाए, तो उस जगह को छोड़े, क्योंकि अगर उस जगह को छोड़ेंगे नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे, उनको ये भी समस्या निकल करके आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे जब बाढ़ है तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी जैसी कंडीशन बन गई, तो इमरजेंसी को संबोधित करते हुए क्या बात की जा रही है यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि नियंत्रित पानी को छोड़ना चाहिए था, यानी हथिनी कुंड बैराज से जो भी पानी छोड़ा गया उसको अनकंट्रोल्ड वे में छोड़ दिया गया, अनियंत्रित तरीके से छोड़ दिया गया, बस अपने आप को सेव करने के लिए। तो इसको छोड़ना ही था तो धीरे धीरे कर करके और आराम से छोड़ना चाहिए था, ताकि ये पानी बह जाए, एक जगह बाढ़ ना बने। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग और समन्वय। अगर कहीं पर भी समस्या हो रही है तो यहाँ पे आप देखिए एचआर ने जो पानी छोड़ा है, हिमाचल समूह ने नहीं, हरियाणा ने जो पानी छोड़ा है हथिनी कुंड बैराज से, उसके अलावा यहाँ पे जो दिल्ली में प्रॉब्लम है, तो ये दोनों लोग को मिलकर के साथ में काम करना चाहिए था। धीरे धीरे पानी छोड़ते, अनकंट्रोल्ड वे में ना छोड़ करके कंट्रोल्ड वे में छोड़ते, नियंत्रित तरीके से छोड़ते, तो यहाँ पे इनका भी पानी निकल जाता है, हरियाणा का भी, और फिर यहाँ पे दिल्ली के लिए भी समस्या नहीं होती, इतनी सारी बाढ़ नहीं आती, इतनी सारा प्रॉब्लम नहीं होता। निगरानी और आपातकालीन तैयारी। अब यहाँ पे आप इसको मॉनिटर करते रहिए, इस पे नजर बनाए रहिए कि क्या समस्याएं हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे अलर्ट जारी कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आप रिस्पांस टीम भी तैयार रखिए, अगर कोई समस्या हो रही तो वहाँ पे टीम जाकर के बचाए, उनका बचाव कार्य करे। यहाँ पे आप लोगों को फूड प्रोवाइड कराइए, मेडिसिन प्रोवाइड कराइए, सारी चीजें आप देखिए, यहाँ पे ये सारी बातें की जा रही है इसमें। अब हम यहाँ पे जानेंगे यमुना नदी प्रणाली के बारे में, यानी यमुना नदी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे पूरा, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक बहती है, इसका क्या मुद्दा है, कैसे है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये क्या, तो दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर यमुनोत्तरी ग्लेशियर या निचले हिमालय की मसूरी रेंज में कहाँ से निकलती है, तो बंदरपूंछ चोटी से इसका उद्गम होता है। यानी ये कहाँ से निकलती है, तो बंदरपूंछ चोटी से निकलती है यमुनोत्तरी ग्लेशियर से। उसके अलावा ये कहाँ पे बहती है, तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्यों के साथ बहती हुई दिल्ली में प्रवेश करती है, और त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, या अब जिसका क्या नाम हो गया, प्रयागराज नाम हो गया, उसके पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। यानी ये गंगा की सहायक नदी है, और उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको आप याद रखेंगे। कहाँ पे इसका संगम होता है गंगा के साथ, तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद के अंतर्गत। उत्तरी मैदान क्षेत्र में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ऊपरी इलाकों में इसका मुख्य प्रवाह टोंस है, जो बंदरपूंछ ग्लेशियर से भी निकलता है। कालसी के पहाड़ियों से निकलने से पहले ये कालसी के नीचे यमुना में मिल जाती है। यहाँ पे टोंस नदी की बात की जा रही है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी, तो ये यमुना की सहायक नदी है। कहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे कालसी पहाड़ियों के नीचे मिलती है यमुना से। इस स्थल पर टोंस द्वारा लाया गया पानी यमुना द्वारा ले जाए जाने वाले पानी से दुगना होता है। यानी जब कालसी पहाड़ी के पास आप देखेंगे तो वहां पे टोंस नदी का पानी अधिक होता है यमुना नदी से, जबकि टोंस नदी क्या है, तो यमुना की सहायक नदी है।
अपने उद्गम से लेकर इलाहाबाद तक यमुना की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर की कुल लंबाई है। यह भारत गंगा के मैदान में अपने और गंगा के बीच अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ यमुना गंगा दोआब क्षेत्र का निर्माण करती है। यानी जहां से भी ये नदी बहती है, तो सभी को पता है कि जहां से नदी बहती है वो आसपास का क्षेत्र क्या होता है, तो उपजाऊ क्षेत्र होता है, वहां पे कृषि के लिए बहुत अच्छी कंडीशन पाई जाती है। बागपत दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर और इलाहाबाद इसके तट पर स्थित शहर हैं। यानी आप देख सकते हैं कि यमुना नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो यहाँ पे बागपत हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, उसके अलावा मथुरा, उसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर और इलाहाबाद, ये सारे यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। यमुना नदी कई तीर्थ स्थलों से निकटता से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे कौन कौन से तीर्थ स्थल से जुड़े हुए हैं, तो यमुनोत्री, मथुरा, उसके अलावा वृंदावन, ये 3 तीर्थ यात्रा वाले क्षेत्र किससे जुड़े हुए हैं, तो यमुना नदी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको मैप प्रोवाइड करा दिया है यमुना नदी का, तो इसमें आप देख लेंगे कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, जो ब्लू कलर का वो यमुना नदी है, यहाँ पे निकलती हुई इस तरीके से आती है। तो ये पीडीएफ में आप इसको देख लेंगे, मैप प्रोवाइड करा देगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल है अभी वीनस के बारे में। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप लोग एक पॉइंट ये बताइए कि धरती के अलावा, पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन है ही नहीं, या हम लोग इसको खोज नहीं पाए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि और कहीं जीवन है ही नहीं या हम इसको खोज नहीं पाए। इसका सही उत्तर है कि हम लोग अभी तक इसको खोज नहीं पाए। यानी ऐसी संभावनाएं कई बार व्यक्त की गई कि जैसे पृथ्वी से और भी कोई ग्रह होगा, ऐसे और भी कहीं जीवन होगा, लेकिन अभी तक हम लोग वहां पहुंच नहीं पाए। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अभी क्या हुआ है, तो यूएसए के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे वेब टेलीस्कोप था, उससे इन लोगों ने ये देखा है कि जो वीनस ग्रह है वहां पे क्या पाएगा, तो वहां पे फॉस्फीन गैस पाई गई है। अब फॉस्फीन गैस वहीं पे पाई जाती है जहाँ पे जीवन संभव हो, यानी बैक्टीरिया जहाँ पे होते हैं वहीं पे फॉस्फीन गैस उत्पादित करते हैं, यानी बैक्टीरिया द्वारा फॉस्फीन गैस उत्पादित की जाती है। वहां पे क्या रहता है, तो वहां पे लो हाइड्रोजन या लो ऑक्सीजन रहता है। लो ऑक्सीजन की स्थिति में, कम ऑक्सीजन की स्थिति में यहाँ पे बैक्टीरिया लोग क्या करते हैं, ये फॉस्फीन गैस उत्पन्न करते हैं। तो यानी इसका क्या मतलब निकला है, बैक्टीरिया तो जीवन है, और वैसे भी आप सभी को पता है कि जो मनुष्य का जीवन है वो सूक्ष्म जीवाणु से ही तो उत्पन्न हुआ था। शुरुआत में ऐसे तो थे, हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ, तो फिर जाके मनुष्य बने हैं। तो यहाँ पे ये यूएसए के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि वीनस पर भी जीवन पाया जाना संभव है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फीन गैस पाई गई। तो हम देख लेते हैं फॉस्फीन गैस के बारे में, उसके अलावा कैसे क्या बात की जा रही है, और उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है, ये सारे आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सूर्य के बाद कौन सा तुरंत पड़ता है, तो मरकरी पड़ता है। उसके बाद कौन सा, तो वीनस है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रम के स्थान से, क्रम के हिसाब से कौन से नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है, अर्थ के जस्ट बगल में। इसी नाते इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे पॉइंट कि वीनस को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फॉस्फीन गैस के बारे में। ये क्या, तो पृथ्वी पर फॉस्फीन स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया द्वारा विकसित होता है, जो बहुत ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कम यहाँ रहेगा, बहुत कम ऑक्सीजन वाले, इसको पीडीएफ में मैं सही कर दूंगा, बहुत कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं। फॉस्फीन का उत्पादन करने के लिए पृथ्वी के जीवाणु खनिजों या जैविक सामग्री से फॉस्फेट लेते हैं और हाइड्रोजन जोड़ते हैं। इससे हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी कहा जाता है। इसके गुण क्या है फॉस्फीन के, तो यह एक रंगहीन, ज्वलनशील, बेहद जहरीली गैस है, जिसमें अप्रिय लहसुन जैसी गंध होती है। यानी लहसुन जैसी गंध आती है, वो किसी को प्रिय लग सकती है, किसी को अप्रिय लग सकती है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें लहसुन जैसी गंध होती है, लहसुन जैसी महक होती है। ये क्या है, तो रंगहीन होती है, उसके अलावा ज्वलनशील भी होती है और जहरीली भी होती है। यह सफेद फास्फोरस पर एक मजबूत आधार या गर्म पानी की क्रिया या कैल्शियम फॉस्फाइड CA3PO2, कैल्शियम फॉस्फाइड का ये फार्मूला है CA3P2 के साथ पानी की प्रतिक्रिया से बनता है। यह संरचनात्मक रूप से अमोनिया NH3 के समान है, लेकिन फॉस्फीन अमोनिया की तुलना में बहुत खराब विलायक है और पानी में बहुत कम घुलनशील है। यानी आप फॉस्फीन को पानी में घोल नहीं सकते हैं, ये बहुत कम घुलनशील है, ये विलायक के रूप में काम नहीं कर सकते, इसको विलायक के रूप में यूज नहीं किया जाता है। फॉस्फीन का उपयोग, इसका क्या उपयोग है, तो इसका कृषि कार्य हो गया, उसके अलावा कीट नियंत्रण हो गया, जैसे देखते हैं आप पेस्टिंग वाले आते हैं, उसके अलावा अर्धचालक विनिर्माण हो गया और प्लास्टिक उत्पादन, इन सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह के बारे में। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो ये रोमन देवी थे जिनको प्यार और सुंदरता की देवी माना गया था रोमन में, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया शुक्र या वीनस। सूर्य से दूसरा ग्रह और आकार के द्रव्यमान में सौर मंडल में छठा ग्रह है। यानी अगर आप देखेंगे, मैं जैसे आपको अभी यहाँ पे दिखाया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ सूर्य की तरफ से पहले मरकरी, उसके बाद कौन सा, वीनस है। तो क्रम में देखेंगे आप दूसरे नंबर पर है, लेकिन जब द्रव्यमान के और आकार के हिसाब से देखेंगे तो छठवें नंबर पर आ जाएगा इसका स्थान।
चंद्रमा के बाद रात के आकाश में दूसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है, यानी सबसे ज्यादा कौन चमकता है तो चंद्रमा। उसके बाद जो चमकता हुआ आपको दिखेगा वो क्या रहेगा, वो सूर्य रहेगा, वीनस ग्रह रहेगा। हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत शुक्र और यूरेनस अपनी दूरी पर दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, जबकि बाकी सारे ग्रह किस में घूमते हैं तो वामावर्त दिशा में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये। शुक्र ग्रह पर एक दिन 1 वर्ष से अधिक लंबा होता है। उनके द्रव्यमान, आकार और घनत्व में समानता के कारण उन्हें पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। किसकी बात की जा रही है, शुक्र की, यानी वीनस को ही पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। शुक्र की तुलना में कोई भी ग्रह पृथ्वी के करीब नहीं आता। अपने निकटतम स्थान पर यह चंद्रमा के अलावा पृथ्वी का निकटतम बड़ा पिंड भी है। शुक्र पर पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव का लगभग 90 गुना है। अब यहाँ पे ये जो वेनस ग्रह है उसके अंदर की क्या संरचना है उसके बारे में बात की जा रही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो शुक्र ग्रह है उसके लिए आज तक किस किसने मिशन भेजा, कब कब मिशन भेजा, कौन कौन सा मिशन भेजा। तो यहाँ पे सबसे पहले यूएसए के बारे में देखते हैं। इसने कब से कब तक भेजा था तो 1962 से 74 में मैरिनर सीरीज के बारे में भेजा था। उसके अलावा पायनियर वीनस 1 एंड पायनियर वीनस 2 भेजा था कब, 1978 में। उसके अलावा 1989 में भी भेजा था। अब यहाँ पे फिर रशिया ने भेजा था कब तो 1967 से 1983 के बीच। उसके अलावा 1985 में यहाँ पे देख सकते हैं आपने जापान ने भी भेजा हुआ है कब तो 2015 में। उसका नाम क्या था तो अकात्सुकी। उसके अलावा यूरोप ने कब भेजा था 2005 में वीनस एक्सप्रेशन इन उसके मिशन का नाम था। इंडिया भी प्लान कर रहा है शुक्र ग्रह पे भेजने के लिए, उसका नाम क्या रखा है तो शुक्रयान रखा गया है। इसरो इसका प्लान कर रहा है उसको भेजने का। अब ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसमें बात की जा रही है कि जो मिलिट्री होती है सैन्य रूप से कौन सा देश सबसे ज्यादा मजबूत है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहले स्थान पर कौन, यूएसए है। उसके बारे में हम ये जानकारी देखेंगे किसने प्रस्तुत किया है, कौन सी रिपोर्ट है। उसके अलावा इसमें कौन पहले पे है, हमारा स्थान के साथ हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे मिलिट्री के बारे में बात की जा रही है, सैन्य ताकत किसकी कितना ज्यादा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल फायर पावर 2023, ये इस रिपोर्ट का नाम है। उसके अलावा कौन है तो भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य देश है। उसके अलावा पहले स्थान पर कौन, तो अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका के बाद कौन है तो रूस है। उसके बाद चीन है, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस सूची में कमजोर सैन्य शक्ति वाले देशों को भी शामिल किया गया, जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूटान जो है इस कैटेगरी में सबसे नीचे है, यानी भूटान नीचे से टॉपर रहा है। भारत ब्रिटेन और इटली जैसे यूरोपीय देशों से भी ऊपर है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में तो आईपीएल के बारे में भी क्या हुआ तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, कितना तो 80%, पिछले साल की तुलना में 80% बढ़ गई। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखेंगे, जो चेन्नई सुपर किंग है, मौजूदा आईपीएल चेन्नई सुपर किंग जो है ब्रांड वैल्यू अन्य आईपीएल टीमों की तुलना में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सीएसके पहली स्पोर्ट कंपनी है जो यूनिकॉर्न स्पोर्ट कंपनी है। यूनिकॉर्न क्या होता है, जिसकी कीमत जो है 1 बिलियन हो उसको कहा जाता है यूनिकॉर्न। तो यहाँ पे सीएसके पहली स्पोर्ट टीम है जिसकी कीमत 1 बिलियन पहुंच गई थी, या इसको पहली यूनिकॉर्न टीम कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। इंडियन प्रीमियम लीग का स्टैंड अलोन ब्रांड मूल्य अब कितना है तो 2022 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 80% बढ़कर 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वैश्विक निवेश बैंक हाल लोकी ने अपने आईपीएल ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2023 में इसकी पुष्टि की है। 212 मिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ सीएसके सूची में शीर्ष पर है। उसके अलावा इसके बाद कौन तो आरसीबी, उसके बाद एमआई का स्थान है मुंबई इंडियंस, और यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात की जा रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो FSSAI है, उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये लोग क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे सेना के लोग हैं या जो भी सशस्त्र बल वाले लोग उनको क्या करेंगे तो उनको यहाँ पे मोटे अनाज देने की बात की जा रही है ताकि उनका पोषण युक्त जरूरतें पूरी की जा सके। उसी के बारे में आर्टिकल है। रक्षा मंत्रालय और FSSAI ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग, स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा मंत्रालय ने बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने और सशस्त्र बलों के बीच स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। इसका उद्देश्य कर्मियों के बीच आहार विविधता और बाजरा आधारित खाद्य उत्पादों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। FSSAI भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रखेंगे। उसके अलावा अभी क्या हो तो यूपी गवर्नमेंट जो है, ये आर्टिकल उत्तर प्रदेश के बारे में, अभी इसने क्या किया तो 2 जो 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उनकी मंजूरी दी गई। उसके लिए यहाँ पे समझौता किया गया। तो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। यूपी सरकार ने 800 मेगावाट की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये कहाँ पे लगाए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 2 ताप परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रत्येक बिजली संयंत्र की क्षमता 800 मेगावाट होगी और इसे 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। परियोजनाओं को थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन
इसके साथ बनाया जाएगा। 50-50 साझेदारी में क्रियान्वित किया जाएगा, यानी 50% इसकी हिस्सेदारी होगी, 50% यूपी सरकार की। ये संयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयां होंगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयां हैं। यहाँ पे बात की जा रही है AFI अवार्डेड बेस्ट मेंबर फेडरेशन बाय एशियन एथलीट्स, इसके बारे में हम देख लेते हैं। AFI को एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ महासंघ का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI, क्या इसका पूरा नाम है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अलावा एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान AFI अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने पुरस्कार प्राप्त किया। अब यहाँ पे AFI जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये आदिल सुमरीवाला। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन एशिया में एथलेटिक्स के खेल के लिए महाद्वीपीय शासी निकाय है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इंडिया अभी किसके साथ, तो फ्रांस के साथ राफेल जेट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 नौसैनिक प्रसंस्करणों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 22 राफेल MS और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर वजन समेत 26 राफेल लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। डसॉल्ट राफेल एक फ्रांसीसी जुड़वा इंजन कैनाड डसॉल्ट विंग मल्टीरोलर लड़ाकू विमान है, जिसे डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यानी राफेल को कौन बना रहा है, तो डसॉल्ट एविएशन इसके द्वारा बनाया जा रहा है। हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस राफेल का उद्देश्य गहराई से हमला, जहाज रोधी हमला और परमाणु निरोध मिशनों को अंजाम देना है। यहाँ पे किसके बारे में बात करें, तो देवेश उत्तम जो है वो क्या अपॉइंट हुए हैं, तो लिथुआनिया में वो अभी इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में आप याद रखेंगे, लिथुआनिया के नए एम्बेसडर कौन है भारत की तरफ से, तो वो है देवेश उत्तम। यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई कि IFS अधिकारी हैं एक तरीके से, जो आप UPSC पास करके जाएंगे तो आपको भी ये चांस मिलेगा। ये कौन है, निषाद कुमार है। ये क्या किया, अभी इन्होंने सिल्वर जीता है किसमें, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने भारत की तरफ से रजत पदक जीते। इसके बारे में आप देखेंगे। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू।